नमस्कार। आज एक विशेष शख्सियत के बारे में बात करेंगे, लेकिन इनके बारे में बात करने से पहले एक और शख्सियत के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जिसे लेकर मैंने पिछले दिनों एक वीडियो भी बनाया था। आप जानते हैं कि उदित राज बीजेपी के सांसद रहे हैं दिल्ली से और रिटायर्ड आईआरएस अफसर हैं रेवेन्यू सर्विस के। उनकी पत्नी भी आईआरएस की अफसर थी, अभी एक साल पहले ही रिटायर हुई हैं। उन्हें लेकर बड़ा हल्ला हो रहा था, हंगामा हो रहा था कि उनसे सरकारी आवास खाली करा लिया गया। उन्होंने तो बरसों पहले, 2-2.5 दशक पहले ही नौकरी छोड़ दी थी उदित राज ने। उनकी पत्नी आईआरएस अफसर थी। सांसद के तौर पर उन्हें एक घर मिला था, हार गए थे, अगला चुनाव उन्हें टिकट नहीं मिला बीजेपी से, तो फिर वो वहां पर दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाए, तो सांसद वाला आवास खाली करना पड़ा 2019 में। फिर कांग्रेस में चले गए, वहां भी टिकट नहीं मिला। तो अभी हाल ही में उनकी पत्नी, जो पिछले साल नवंबर में रिटायर हो गई थी, उनसे मकान खाली कराया है सरकार ने, क्योंकि वो समय से खाली नहीं कर रहे थे। कई बार उसको एक्सटेंशन दिया जा चुका था। तो मैं उस खबर को विश्लेषित करके ये सोच रहा था कि यार, ये लोग इतने काबिल अफसर हैं, आईआरएस, आईएएस, आईपीएस, रिटायर्ड जज, इनके पास इतना सारा काम रहता है। अगर ये सही मायनों में अपने दायित्व का निर्वहन करें और अपने ज्ञान का सही जगह पर इस्तेमाल करें, तो कितना बिजी ये पूरा लाइफ में रह सकते हैं और समाज को, देश को ये कितना रिपे कर सकते हैं, वापस दे सकते हैं देश को। लेकिन इन लोगों को नहीं करना है। सरकारी सुविधाएं चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन देश को देना कुछ नहीं है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं, कुछ ऐसे रिटायर्ड अफसर भी हैं, जिनके ऊपर सरकार इतना भरोसा करती है कि एक के बाद एक रिटायरमेंट हुए, उनको हो चुके हैं 10-11 साल बाद, उसके बावजूद भी उनको काम मिले चले जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं आज जिस शख्सियत के बारे में, बहुत कम लोग इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं चूंकि उनके ऊपर पहले भी कुछ वीडियो बनाए हैं, जो मेरे चैनल को पिछले 5-6 साल से फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा। खासतौर से जब जम्मू कश्मीर में नया परिसीमन आयोग बनाया गया था कोविड काल से पहले, तो उसकी अध्यक्ष बनाया गया था रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई को। रंजना देसाई को अभी हाल ही में जो 8वां वेतन आयोग सरकार ने गठित किया है, उसकी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। देखिए, 8वां जो केंद्रीय वेतन आयोग है, यह आयोग लगभग 1,19,00,000 केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, भत्ते वाले, पेंशन का संशोधित करने वाले और कई अत्यंत जो राजकोष वाले कार्य हैं, जो रेवेन्यू पर सरकार के असर डालेंगे, उससे संबंधित यह आयोग है। और 18 महीने में से अपनी रिपोर्ट तैयार करके देनी है कि अब केंद्रीय जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको क्या भत्ते दिए जाएं, क्या उनकी सैलरी हो, क्या उनको रिटायरमेंट प्लान दिए, मतलब सब कुछ जो हर बार होता ही है, हर वेतन आयोग का काम ही यही होता है। और उसकी जिम्मेदारी दी गई है जस्टिस रंजना देसाई को। आपको मैं बता दूं कि कम से कम 6 ऐसे बड़े काम हैं जो 2014 में रिटायर होने के बाद मोदी सरकार ने या अन्य राज्य सरकारों ने जस्टिस रंजना देसाई को काम सौंपे हैं। उनके पास फुर्सत नहीं है। मेरे ख्याल में उनकी 70-75 साल के आसपास तो उम्र हो रही होगी, और उसके बाद भी उन्हें सरकार एक के बाद एक काम दिए चली जा रही है। इस दिलचस्प शख्सियत के बारे में हम विस्तार से बात करना चाहेंगे। आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो देखने के बाद लाइक अवश्य कीजिएगा। देखिए, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई 30 जुलाई 1973 को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे से कानून की डिग्री इन्होंने ली और उसके बाद कानून के पेशे में आई, जिसके बाद 1979 में वो गवर्नमेंट प्लेडर बनी। 1986 में वो प्रिवेंशन डिटेंशन मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजक बनी। 15 अप्रैल 1996 को उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में प्रमोट किया गया और 13 सितंबर 2011 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, जहां से वह 29 अक्टूबर यानी कि आज से ठीक 11 साल पहले 2014 में उनका रिटायरमेंट हुआ। और जब वो सुप्रीम कोर्ट में रही, कई बड़े बड़े फैसले जो हुए हैं, उनमें उनकी बड़ी सक्रिय भूमिका रही। जैसे आपको बताता हूं, नोटा वाला मामला, यानी कि जस्टिस पी सथाशिवम और जस्टिस रंजन गोगोई के साथ 3 न्यायाधीशों की पीठ में उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय दिया कि मतदाताओं को चुनावों में इनमें से कोई नहीं, नोटा वाला एक बटन जो आता है कि नॉन अबाव द डेम, कि इन जो लोग ऊपर लिस्ट में लिखे गए हैं
उनके अलावा हम किसी को भी वोट नहीं देना चाहते, हम नोटा दबाते हैं कि हम इनमें से किसी को भी प्रत्याशी नहीं करते हैं। तो इस फैसले को लेने वालों में से एक ये भी थी। दूसरे, 2012 में एक फैसला आया था जस्टिस अल्तमास कबीर के साथ पीठ का। उन्होंने केंद्र सरकार को 2022 तक हज सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का आदेश दिया था। बड़ा हल्ला मचा था इसका कि साहब जो हज की सब्सिडी है वो खत्म की जा रही है, लेकिन सरकार ने कहा या सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि भाई एक बात बताइए, जब अन्य धर्मों में नहीं मिलती है इस प्रकार की धार्मिक यात्राओं की सब्सिडी, तो हज में ये क्यों चलाई जा रही है? इसे धीरे धीरे लेकिन आप खत्म कीजिए। और मोदी सरकार ने लगभग इसका अनुपालन करते हुए इसको खत्म भी कर दिया। तो इस तरीके से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जस्टिस रंजना देसाई की रही है। अब आता है रिटायरमेंट के बाद का उनका दौर। मोदी सरकार के कार्यकाल में ही उन्हें 2014 से 2017 तक विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसको एपीटीईएल कहते हैं, उसकी अध्यक्षता करने का उन्हें काम दिया गया। इसमें क्या होता है कि बिजली को लेकर बड़े बड़े केसेस आते हैं, मामला चल रहा है कि साहब मेरी फैक्ट्री नहीं थी, फलां की थी, उसका बिल पेंडिंग था, करोड़ों अरबों रुपए का रेवेन्यू का मामला होता है, सरकार के हित का मामला होता है। सरकार चाहती है कि सबसे पैसे की वसूली हो, लेकिन हो नहीं पाती, मुकदमेबाजी चलती रहती है। तो उसके लिए एक ये विशेष अपीलीय न्यायाधिकरण बनाया गया है और इसमें उन्होंने 2017 तक सेवा की। इसके बाद दूसरा दायित्व उनको दिया गया 2018 से 2023 तक, जो उनके पास रहा यह था लोकपाल खोज समिति की प्रमुख उन्हें बनाया गया। 2018 में उन्हें 8 सदस्यीय लोकपाल खोज समिति के अध्यक्ष बनाया गया। लोकपाल भारत की शीर्ष भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल संस्था है। इस समिति का मुख्य कार्य लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की खोज करना है कि उसके जो उपयुक्त पात्र हैं उनको चुना जाए और ये पद उनको दिया जाए, और उनके नाम की सिफारिश करना और चयन समिति को भेजना है। यह बहुत महत्वपूर्ण काम है। सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस प्रकार से लोकपाल की नियुक्तियों को निष्पक्ष तरीके से किया जाए कि उस पर कोई सवाल ना उठे, और इसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। फिर उसके बाद 2020 से 2022 तक इनके पास एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। आप जानते हैं कि 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 370 हटा दी थी जम्मू कश्मीर से। 2 हिस्सों में इसको बांट दिया गया था, दोनों यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इसका नए सिरे से विधानसभा और लोकसभा सीटों का परिसीमन होना था, क्योंकि सरकार ने यह कहा था कि हम नया राज्य बनाने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद यहां पर विधानसभा चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। लेकिन जब उसमें से एक स्टेट अलग बना दिया गया तो फिर दोबारा से इसका परिसीमन किया गया विधानसभा सीटों का। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, एससी क्लासेस हैं, आदिवासी क्लासेस हैं, एससी एसटी, ये सब, इनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। आज तक मनमर्जी से सब लोगों ने अपनी मनमर्जी से विधानसभा क्षेत्र बनवाए हुए थे। यहां मेरे वोटर हैं तो उतना बनवा लिया। फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, इन सब लोगों ने कांग्रेस सरकारों के साथ मिलकर यही किया था। जस्टिस रंजना देसाई पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी कि वो निष्पक्ष तरीके से काम करे। हालांकि कोविड के काल में उनका यह कार्यकाल बाधित रहा, लेकिन उन्होंने ठीक तरीके से काम किया। उन्होंने मई 2022 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में कुल 90 विधानसभा सीटें निर्धारित की गई, जिसमें जम्मू क्षेत्र की 43 और कश्मीर घाटी की 47 सीटें आवंटित की गई। आयोग ने कश्मीरी प्रवासियों के लिए विधानसभा में कम से कम 2 सदस्यों को नामित करने की भी सिफारिश की। इस रिपोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और राजनीतिक भविष्य के लिए संवैधानिक और कानूनी आधार प्रदान किया। देखिए कितना बड़ा जिम्मेदारी थी। इसके बाद जैसे ही इन्होंने जम्मू कश्मीर वाला काम निपटाया, उत्तराखंड की सरकार ने इन्हें बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कहा था कि हम समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगे उत्तराखंड में, लेकिन उसके लिए नोटिफिकेशन, उसके लिए जो नियम बनने हैं, कायदे कानून किस तरीके से वो लागू किया जाएगा, उसके लिए ड्राफ्ट बनना बहुत जरूरी था। लोगों से भी सलाह मशवरा करना था, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बात करनी थी। उसकी जिम्मेदारी भी श्रीमती रंजना देसाई को दी गई। मई 2022 में उत्तराखंड राज्य ने यूसीसी के लिए मसौदा तैयार करने का काम इनको सौंपा। एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया और रिपोर्ट जमा होने के बाद उत्तराखंड यूसीसी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया। उन्होंने
फरवरी 2023 में गुजरात यूसीसी समिति का भी नेतृत्व किया, यानी कि दो राज्यों की जिम्मेदारी वो देख रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी उन पर एक के बाद एक सरकारें दे रही हैं। ये अच्छे अधिकारी होने की पहचान है, जो कानून के तरीके से काम करना जानते हैं, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है हर चीज को एग्जीक्यूट करने का। इसके अलावा इन्हें जून 2022 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष भी बनाया गया, और मेरे ख्याल में ये अभी तक इनके पास ये जिम्मेदारी है। और अभी हाल ही में इन्हें 8वें वेतन आयोग की भी जिम्मेदारी दी गई है अध्यक्षता करने की। और इसमें आप सब जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण फैसला होता है, क्योंकि इसका सरकार के रेवेन्यू पर भी असर पड़ता है, जो कोष होता है सरकार की, जो ट्रेजरी है उस पर भी असर पड़ता है, और कर्मचारियों के हितों का भी ख्याल सरकार को रखना होता है। तो आप समझिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी रंजना देसाई के ऊपर रखी जा रही है। एक के बाद एक सरकार उन पर भरोसा कर रही है। मैं ये सोच रहा था, इस बारे में एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में भी आया। कॉमन मैन है हम लोग, तो हमारे मन में इस प्रकार का सवाल उठता ही है कि आखिरकार इन लोगों को सैलरी कितनी मिलती है, पैसा भी तो मिलता होगा ना। तो जो मुझे जानकारी मिली है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, उन्हें न्यायाधीश जो होते हैं, उन्हें 2.5 लाख रुपए प्रति महीना वेतन मिलता है। और अगर पेंशन की बात करें तो इसका 50% यानी कि 1.25 लाख रुपया मिलता है। दूसरे महंगाई भत्ता वगैरह भी मिलता है, सरकारी सुविधाएं दूसरी भी मिलती हैं। तो इस प्रकार की इन्हें कोई कमी है नहीं। लेकिन जो इस प्रकार के आयोग बनाए जाते हैं, उनके जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनको भी अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे आयोग के मुख्यालय नई दिल्ली जैसे शहरों में ज्यादातर होते हैं, बड़े बड़े शहरों में, और इन्हें टाइप 7 या टाइप 8 के बढ़िया वाले सरकारी बंगले मिलते हैं, जिस प्रकार के कैबिनेट मंत्रियों को मिलते हैं। वाहन की सुविधा मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, अपना व्यक्तिगत प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, पूरा का पूरा स्टाफ इन्हें मिलता है। ये जहां भी चाहें, जिस अपने घर में ही चाहें तो अपना दफ्तर खोल सकते हैं। दूसरे, फ्री चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं, यात्रा भत्ते मिलते हैं। आप एयरपोर्ट से एयरप्लेन से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तो सभी सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो आप समझ सकते हैं ना कि अगर आपके मन में देश के प्रति कुछ करने का एक भाव है कि साहब देश ने मुझे इतना सब कुछ सम्मान दिया, नौकरी दी, सब मेरे घर परिवार को इतना सब कुछ दिया, उसके बदले अगर आप रीपे करना चाहते हैं तो आप रिटायरमेंट के बाद भी सरकार के काम आ सकते हैं। देखिए, मोदी जी तो इस प्रकार के लोगों को बहुत पसंद करते हैं। हरदीप पुरी इसका जीता जागता उदाहरण है कि किस तरीके से एक पूर्व अधिकारी को लेकर के आए और अपने विदेश सचिव एस जयशंकर, जिन्हें विदेश मंत्री बनाया। तो नरेंद्र मोदी तो इस प्रकार के लोगों को, जो टैलेंटेड लोग हैं, बहुत पसंद करते हैं। अब उदित राज जैसे लोग, जिनकी मानसिकता सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाती है कि साहब मुझे सरकारी जो सुविधाएं मिल रही थी, मेरी सरकारी सुविधाएं ना छीनिए, उसके बदले सरकार को आप कुछ देना नहीं चाहते, तो फिर आपका इलाज यही है। उदित राज को रंजना देसाई जैसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर आप चाहें तो रिटायरमेंट के बाद भी आप देश के सरकार के लिए काम के साबित हो सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस प्रकार के वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। हम और वीडियो इस प्रकार के बनाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।